डियर स्टूडेंट्स, अब इस वीडियो में हम आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के प्रश्नवाचक वाक्यों के बारे में समझाएंगे। देखिए कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। और हम कौन सा समझाने जा रहे हैं? सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज। तो देखिए, यदि आपको इंटरेस्ट किसी चीज में आ रहा है तो आपकी समझ में बहुत आसानी से आता चला जाता है सब कुछ। और जब आपका दिमाग दूसरी जगह होता है तो आप समझ नहीं पाते हैं। तो देखिए, बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाएं तब भी आपकी समझ में बहुत कुछ आ जाएगा। तो देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। तो इसमें हम सेंटेंस को अगर हम 3 भागों में डिवाइड कर लें, एक वो सेंटेंस जो क्या से स्टार्ट होते हैं, एक वो सेंटेंस जिनके बीच में क्या आता है, और एक वो सेंटेंस जो क्या को छोड़ करके कोई अन्य प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम बंटवारा करके सेंटेंस को बनाना शुरू करते हैं तो हमारी समझ में ज़्यादा से ज़्यादा आता चला जाता है। तो देखिए, नंबर 1 क्या है कि जब हिंदी का वाक्य क्या से प्रारंभ होता है, क्या से प्रारंभ होता है, तो हम उस क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि इज, एम, आर में से कोई एक सहायक क्रिया लेकर सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। तो देखिए, प्रश्नवाचक वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें कोई न कोई प्रश्न पूछने वाला शब्द जरूर आता है। अगर प्रश्न पूछने वाला शब्द ही नहीं हो तो फिर प्रश्नवाचक वाक्य कैसे होगा? तो इसमें देखिए क्या शब्द आया है, लेकिन क्या शब्द शुरुआत में आया है। जैसे हम कोई सेंटेंस लिख रहे हैं तो उसमें अगर हिंदी का कोई वाक्य है तो उसमें क्या करते हैं कि अगर क्या से स्टार्ट होता है तो हिंदी के वाक्य में क्या से स्टार्ट हो गया, लेकिन उस क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी। उस क्या की अंग्रेजी को लाने के लिए उस टेंस की सहायक क्रिया, चाहे जो टेंस हो, यहां हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं तो हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया पहले लगा देंगे तो हमारा क्या शब्द उसी में आ जाएगा, क्या प्रश्न पूछने वाला शब्द है उसी में आ जाएगा। और अगर मान लीजिए इसके अलावा कोई हम टेंस की बात कर रहे हैं या कोई टेंस समझा रहे हैं तो उसमें उस टेंस की सहायक क्रिया अगर शुरुआत में लगा देते हैं तो क्या शब्द उसी सहायक क्रिया से ले लिया जाता है। तो देखिए कि हमारा कोई हिंदी का सेंटेंस लिखा है, जैसे क्या वे लखनऊ जा रहे हैं, क्या वे लखनऊ जा रहे हैं, यहां क्वेश्चन मार्क। अब देखिए क्वेश्चन मार्क क्यों? क्योंकि इसमें क्या शब्द आया है और क्या शब्द प्रश्न पूछने वाला शब्द है, और क्या आया कहां है, क्या शुरुआत में आया है,
तो जब शुरुआत में आया है तो इसका नियम ये बनता है कि सबसे पहले हम इज एम आर में से एक चीज़ जरूर लगाते हैं। इज एम आर लगाते हैं, फिर क्या लगाते हैं, फिर हम कर्ता लिखते हैं, और फिर क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगा देते हैं। चूंकि पूरे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। इज एम आर लगाया, कर्ता लगा दिया, कर्ता के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिया। इसके बाद हम कर्म लगाते हैं, कर्म का मतलब ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद हम अन्य, अन्य का मतलब अदर, ये चीज़ें लगाते हैं। तो देखिए कि जैसे इसी सेंटेंस को बनाना है तो हम ट्रांसलेशन करना चाहते हैं इस सेंटेंस का, तो ट्रांसलेशन करने में सबसे पहले कोई भी सेंटेंस का ट्रांसलेशन हम कर रहे हों, हिंदी का वाक्य लिखा है तो उसके लास्ट में देखते हैं, लास्ट में क्या लिखा है, रहे हैं। रहे हैं पहचान होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। तो एक तो हमको मालूम हो गया कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। दूसरा हमको ये मालूम हुआ कि क्या लगा है, प्रश्न पूछने वाला शब्द लगा है, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो दो चीज़ें हमको मालूम हो गई, एक हमको टेंस मालूम हो गया, एक हमको मालूम हो गया कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, रहे हैं लगा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, और क्या से शुरुआत हुई है इसका मतलब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के इंटरोगेटिव सेंटेंस का नियम हम लगाएंगे। अब देखिए जब क्या पहले होता है तो फार्मूला, मान लीजिए इसको हम ए मान लेते हैं, ए फार्मूला, तो इसको क्या करेंगे कि इज एम आर में से कोई एक चीज लगाएंगे। अब इज एम आर कर्ता पर डिपेंड करता है, तो कर्ता यहाँ पर वह है, और वह की अंग्रेजी होती है दे, तो दे बहुवचन का कर्ता है, इसलिए हम यहाँ पे आर लगाएंगे, ना इज लगाएंगे ना एम लगाएंगे, आर सहायक क्रिया लगाएंगे। आर सहायक क्रिया हमने लगा लिया। अब क्या करते हैं, कर्ता लगाएंगे, कर्ता वह है, वह की अंग्रेजी दे होती है, तो आर दे। अब क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब जा रहे हैं, तो जाना की फर्स्ट फॉर्म क्या होती, गो, और गो में आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा गोइंग, आर दे गोइंग। अब क्या होता है कि गोइंग, अब यहाँ गोइंग के पश्चात हम अक्सर टू प्रीपोजिशन लगा देते हैं, आर दे गोइंग टू, और फिर क्या अन्य चीज है लखनऊ, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, तो क्या होगा, आर दे गोइंग टू लखनऊ, और यहाँ क्वेश्चन मार्क कर देंगे और कुछ बचा नहीं। जहां तक टू लगाने की बात है तो टू हम लगा भी सकते हैं और टू हम नहीं भी लगा सकते हैं। तो आर दे गोइंग टू लखनऊ, आर दे गोइंग लखनऊ, ये दोनों प्रकार से सेंटेंस सही हो सकता है। तो इसके बारे में हम आगे कभी बताएंगे। तो ये आर दे गोइंग टू लखनऊ या आर दे गोइंग लखनऊ, ये दोनों प्रकार से सेंटेंस सही हो सकता है। तो अब देखिए ये हमारा ट्रांसलेशन बन गया। अब देखिए बी वाला है, जैसे जिसमें क्या बीच में आता है। पहले हमने बताया कि सेंटेंस को, इंटरोगेटिव सेंटेंस को तीन भागों में, नियम को तीन भागों में डिवाइड कर लीजिए, सेंटेंस को तीन भागों में डिवाइड कर लीजिए और फिर उसको बनाते चले जाएं, आपकी समझ में आता चला जाएगा। जैसे बी वाला है, जब क्या बीच में होता है। अब देखिए जब क्या बीच में होता है तो उसके लिए हम व्हाट लगाते हैं। जब क्या बीच में आता है, बीच में आता है, तब क्या की अंग्रेजी व्हाट लिखते हैं। व्हाट क्वेश्चन वर्ड है। जब क्या बीच में आता है तो हम व्हाट का प्रयोग करते हैं, और जब क्या शुरू में आता है तो हम सहायक क्रिया लगा करके उसका अर्थ ले लेते हैं। लेकिन ये क्या बीच वाला है, इसलिए हम यहाँ इसका ट्रांसलेशन करने, अगर ऐसा कोई सेंटेंस आ जाता है जिसमें क्या बीच में आया हो तो उस शब्द के लिए हम व्हाट का ही प्रयोग करेंगे। तो क्या, तब क्या की अंग्रेजी व्हाट लगाते हैं। ठीक, जब क्या बीच में आता है तब क्या की अंग्रेजी व्हाट लगाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस है, तुम क्या खरीद रहे हो, तुम क्या खरीद रहे हो। अब देखिए
यहाँ क्वेश्चन मार्क कर दिए। अब सबसे पहले हम हिंदी का वाक्य पढ़ते हैं जो लास्ट में होता है। रहे हो आया है, इसका मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। और इसमें क्या आया है, इसलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। और क्या बीच में आया है, तो हम व्हाट लगाएंगे। अगर ये शुरू में आया होता तो हम सहायक क्रिया लगा करके इसका अर्थ ले लेते, लेकिन ये बीच में आया है चूंकि, तो हम व्हाट लगा करके इसका अर्थ लेंगे। तो ट्रांसलेशन करते समय सबसे पहला काम टेंस पहचानना, दूसरा काम सेंटेंस पहचानना। तो हमारा टेंस भी पहचान में आ गया है, हमारा सेंटेंस भी पहचान में आ गया है। क्या बीच में है, तो व्हाट पहले लगाएंगे, तो व्हाट पहले लग गया। और व्हाट के बाद क्या करते हैं कि नियम ये है कि क्या करते हैं, व्हाट लगाते हैं। व्हाट के बाद हम इज आर एम लगाते हैं, इज आर एम लगाते हैं। इसके बाद हम क्या लिखते हैं, कर्ता लिखते हैं। कर्ता के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद फिर हम आईएनजी लगाते हैं। आईएनजी के बाद क्या है, अगर कोई कर्म है तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट खत्म हो जाता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई है तो उसको लिख लीजिए, और इसके बाद अन्य चीज आती है या अदर चीज आती है। तो इस नियम के अंतर्गत हम इसको बनाएंगे। व्हाट हमने लिख लिया है, अब इज आर एम में से एक चीज लगाएंगे। तो इज आर एम कर्ता पर डिपेंड करते हैं। कर्ता है तुम कर्ता में कोई नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, तो तुम के साथ आर आता है, तो व्हाट आर। अब देखिए कर्ता लिखा जाएगा, कर्ता तुम लिख लिया जाएगा, तुम की अंग्रेजी यू होती है, व्हाट आर यू। अब मेन वर्ब क्या है, खरीद रहा। खरीद रहा की अंग्रेजी बाई होती है, बाई में आईएनजी लगेगा तो बाइंग हो जाएगा। अब देखिए तुम व्हाट आर यू बाइंग। अब इसमें कोई ऐसी चीज नहीं बची है जो लिखने को बाकी रह गई हो, तो क्वेश्चन मार्क अगर हिंदी के वाक्य में है तो क्वेश्चन मार्क अंग्रेजी के वाक्य में भी हो जाएगा, और हमारा ट्रांसलेशन बन गया। तीसरी बात आती है कि इस क्या नाम के शब्द को छोड़ दिया जाए। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे वो शब्द हैं, प्रश्नवाचक शब्द हैं, जिनके लिए तीसरा नियम लागू होगा। पहले तो पहला नियम क्या पर आधारित है, दूसरा नियम भी क्या पर आधारित है, लेकिन अंतर इतना है कि जो पहला वाला है वो क्या शुरू में आता है, दूसरा वाला नियम है वो क्या बीच में आता है, और क्या के अलावा भी बहुत प्रश्न पूछने वाले शब्द आ जाते हैं, जिनके लिए हम ये तीसरा नियम बनाते हैं। तो तीसरा नियम है कि अगर क्या को छोड़ करके कोई अन्य शब्द आ जाते हैं तो हम उन शब्दों को, उन प्रश्नवाचक शब्दों को सबसे पहले लिखते हैं। तो हमारा फार्मूला ये बनेगा कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड होगा, क्वेश्चन वर्ड्स के बाद होगा इज आर एम, और इज आर एम के बाद क्या होगा, कर्ता लिखा जाएगा। कर्ता के बाद क्या होगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ा जाएगा। अब देखिए आईएनजी जोड़ने के बाद हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों हो सकते हैं, चूंकि यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट खत्म हो जाएगा, यहाँ पर दोनों ऑब्जेक्ट आ सकते हैं। और ऑब्जेक्ट के बाद फिर क्या होता है, अदर चीज आती है या दूसरी चीज या अन्य चीज आती है। तो देखिए अब हम मान लीजिए सेंटेंस कोई लिखते हैं, जैसे वह इस किताब को क्यों पढ़ रहा है, वह इस किताब को क्यों पढ़ रहा है। ये देखिए, और क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया, चूंकि इसमें प्रश्न पूछने वाला शब्द क्यों आया है। और पहला काम यह है कि हम ट्रांसलेशन बनाते हैं जब, तो पहले टेंस पहचानते हैं, टेंस पहचानने के बाद सेंटेंस पहचानते हैं, तभी हमारा ट्रांसलेशन बनता है। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो टेंस है उस टेंस का, और जो सेंटेंस है उस सेंटेंस का नियम लगा करके ही हम ट्रांसलेशन करते हैं। तो इसमें देखिए हिंदी का वाक्य लिखा है, रहा है आया है, इसका मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के साथ साथ हम देखेंगे सेंटेंस कैसा है, क्यों आया है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्यों शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाएगी, ये नियम नंबर 3 बता रहा है कि क्वेश्चन वर्ड पहले लिखा जाता है। तो क्यों की अंग्रेजी होती है व्हाई, और व्हाई के बाद हम इज आर एम लगाएंगे। तो व्हाई
अब देखिए इज आर एम कर्ता पर डिपेंड करता है, करता है वह, और वह की अंग्रेजी ही होती है, और ही के साथ क्या लगता है, इज लगता है, तो व्हाई इज। अब क्या होगा, अब यहाँ पे कर्ता लगाया जाएगा, कर्ता यही है वह, तो वह की अंग्रेजी ही है, हम ही लिख लेंगे, व्हाई इज ही। अब क्या है, अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, पढ़ना है मेन वर्ब, मेन वर्ब की अंग्रेजी होती रीड है फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगाते हैं। जब कभी भी हम आईएनजी लगाते हैं तो फर्स्ट फॉर्म में ही हम आईएनजी लगाते हैं। तो व्हाई इज ही रीडिंग। अब इस किताब ये ऑब्जेक्ट है, और इसकी अंग्रेजी होगी दिस बुक, व्हाई इज ही रीडिंग दिस बुक। तो देखिए इसके अलावा इसमें कोई ऐसा शब्द नहीं जो लिखने को बाकी रह गया हो, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है, तो अंग्रेजी सेंटेंस के लास्ट में भी हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो अब इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बन जाता है। देखिए तो इस प्रकार से वह इस किताब को क्यों पढ़ रहा है, हमारा सेंटेंस बना व्हाई इज ही रीडिंग दिस बुक, और अंत में क्वेश्चन मार्क। हिंदी के सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क अंत में, तो अंग्रेजी के भी सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क। अब इस प्रकार से हमारे सेंटेंस बनते चले जाते हैं। तो पहला नियम है कि अगर क्या शब्द आता है पहले, तो हम इस टाइप से बनाएंगे। उसका ये नियम है, क्या नियम है कि इज एम आर को हम पहले लिखते हैं जब क्या शब्द पहले आता है, और उसके बाद कर्ता लगाते हैं, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं, फिर कर्म लिखते हैं, फिर अन्य चीज लिखते हैं। दूसरा नियम है कि जब क्या बीच में आता है तब क्या की अंग्रेजी हम व्हाट लगाते हैं, व्हाट लगा करके हम फिर इज आर एम लगाते हैं, उसके बाद कर्ता लिखते हैं, कर्ता के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट इसमें डायरेक्ट वाला तो हो नहीं सकता है, इनडायरेक्ट वाला अगर कोई ऑब्जेक्ट आता तो उसको लिख लेते हैं, फिर हम अन्य चीज लिखते हैं अगर कोई है तो, और इसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। फिर अगली बात आती है कि क्वेश्चन वर्ड्स मतलब क्या को छोड़कर अन्य जो क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं, जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे आदि, व्हाई, व्हेयर, व्हेन, हाउ इत्यादि प्रकार के जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं ये आ जाते हैं, तो इनको हम सबसे पहले लिखते हैं। इसके बाद हम इज आर एम में से एक कोई सहायक क्रिया लगाते हैं। सहायक क्रिया कर्ता पर निर्भर करती है, जैसा करता है उसी प्रकार से सहायक क्रिया, और उसके बाद कर्ता लगाते हैं। कर्ता के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। आईएनजी जोड़ने के बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। इसमें दोनों प्रकार के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं या एक प्रकार का ऑब्जेक्ट हो सकता है। इसके बाद कोई हम अन्य चीज लगाते हैं या अदर चीज लगाते हैं। तो अब देखिए हमने 3 प्रकार के नियम बताए हैं और तीनों प्रकार के नियमों का एक एक उदाहरण बताया है। तो अब मुझे लगता है कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा, और अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो वीडियो को आप 2-3 बार देखें, तो ये पूरा जो है जो समझाया गया है ये आपके दिमाग में पूरी तरीके से भर जाएगा और आप ट्रांसलेशन बनाना चालू कर देंगे। तो मुझे लगता है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।